हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ज्ञान कोचिंग क्लासेस एंड माई सेल्फ पीयूष पड़ोलिया। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है, जिसके क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका जो देखिए, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल टॉइस। देखिए, अगर किसी के पीछे OH लगा होता है तो उसका मतलब यह है कि वो हाइड्रोक्साइड है। OH है तो अपन उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बोलें कि MgOH का होल टॉइस, तो इसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे अब अपन देखेंगे तो इसके जो और भी समूह है, जैसे कि ये है CaCO3, तो इसका जो उपयोग है वो सीमेंट बनाने के लिए किया जाएगा या पुताई करने के लिए किया जाएगा। जो संगमरमर के जो पत्थर हैं वो भी इसी से बने हुए हैं। इसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिस किसी के पीछे अगर यहाँ पर CO3 लगा दिया जाता है तो उसे बोलेंगे कार्बोनेट। जैसे कि अगर हम बोलें कि NaCO3, तो इसका मतलब ये होगा कि इसे हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रकार्यात्मक समूह है। तो एथेनॉल, यहाँ पर बोलने में अगर पीछे ऑल आ जाए, क्या आ जाए? ऑल। जैसे कि अगर हम बोलें प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इसका मतलब यह है कि वह एल्कोहल समूह से है। इसका मतलब यह है कि वह एल्कोहल समूह से है। या फिर अगर समीकरण से पूछे तो जिसके पीछे OH लगा होता है उसे हम बोलेंगे कि वह एल्कोहल समूह से है, जैसे कि फिनॉल समूह होता है। इसके बाद अगर हम और जानने की कोशिश करें, यहाँ पर लिखा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो मतलब होता है कि अगर पीछे इसके अल आ जाए, जैसे कि हेक्सेनल या प्रोपेनल या मेथेनल, तो इसका मतलब यह है कि वह उसका जो प्रकार्यात्मक समूह है वह एल्डिहाइड है। इसी प्रकार अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखें, अगर उसके पीछे COOH अगर समीकरण है तो, और अगर COOH नहीं है और अगर ऐसे ही पहुंच रहा है, तो हम देखेंगे उसमें कि वहाँ पर OH लिखा है कि नहीं लिखा है पीछे। जैसे कि अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल, तो मैथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो मैथेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल, इस प्रकार से अगर लिखा है तो अगर पीछे OH है तो इसका मतलब यह है कि वह उसका जो समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है। इसी प्रकार अगर हम और देखें, यहाँ पर लिखा है कीटोन। तो कीटोन में अगर पीछे उसका जो प्रकारात्मक समूह है वो CO होता है। अगर पीछे ऑन लिखा है, जैसे कि ब्यूटेनॉन या प्रोपेनॉन, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रकारात्मक समूह कीटोन होगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ आएगी। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। परागकण पाए जाते हैं, तो परागकण यहाँ पर पुंकेसर में पाए जाते हैं। पुंकेसर से ही जो परागकण है वो बाहर निकलते हैं और वर्तिकाक पर स्थानांतरित होते हैं। अगर अपने ही पुष्प के वर्तिकाक पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागकण कहते हैं, और अगर किसी दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाक पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागकण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 जो होते हैं वो लैंगिक वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग का कारण लिखिए। तो आकाश के नीले रंग का जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण आती है विरल से सघन माध्यम में, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो किरण है वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे कण होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो विक्षेपण का मतलब है कि जो प्रकाश है अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का फैलना। हम बोल सकते हैं इसे प्रकाश, अगर यहाँ पर प्रकाश की कोई किरण है तो बिंदु है, तो प्रकाश की किरण जो फैलती है उसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये इसी प्रकार से टंडल प्रभाव भी होता है।
तो आगे का क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है उसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। इसका जो वीडियो जो पीडीएफ है मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो इसके साथ ही आप इसे याद कर लीजिएगा, तो आपके जो ए वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन या ओटी में पूछते हैं। तो देखिए आप याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, या आवेश का जो होता है वो कूलम, विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। तो ये सारे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे एंटीसिड का उपयोग डोडोरोड का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो एंटीसिड जो है उसका जो अपच जो हो जाती है लोगों को, उसका उपचार करने के लिए यहाँ पर एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर डोडोड द्रव धातु है। तो यहाँ पर लिथियम जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है। आपको आंसर नोट करते जाना है। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन डोडोड एंजाइम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है वो लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, मतलब उसे तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की डॉट होती है। तो गोलीय दर्पण की जो वक्ता दूरी है, त्रिज्या है, फोकस दूरी है, वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। हमें पता है कि जो वक्ता त्रिज्या है उसका जो फॉर्मूला होता है वो r बराबर 2f होता है। तो अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है f बराबर, तो जो r है वो गुणा से यहाँ पर किस में चले जाएंगे? भाग में। तो उसका राइट आंसर उसका r/2। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉट को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जो धातु है उसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। Cu + O2 2Cu एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। लिटमस पत्र एक संश्लेषण सूचक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस या हेल्दी प्राकृतिक सूचक होते हैं, जबकि जो ऑरेंज या फिनोफ्थलीन जो है वो संश्लेषित सूचक होते हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये संश्लेषित सूचक है, ऑरेंज या फिनोफ्थलीन। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सख्ता श्रेणी में धातु का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि सख्ता श्रेणी में धातु अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की ओर जाती है, तो विस्थापित होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। तो ये बात सत्य हो जाएगी। ऊतक, क्योंकि जो अनुमस्तिष्क है वो मस्तिष्क के आगे के भाग में ही स्थित होता है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन प्रकार है। तो ये बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि वह उसमें पौधे होते हैं और उसमें अलैंगिक जनन होता है। जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ये बात भी सत्य हो जाएगी कि जो जीन है वो लक्षणों को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। तो सही जोड़ी का मिलान करना है ना। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन होता है। इसके बाद प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। आवेश जो है वो उसका मात्रक कूलम होता है। ओजोन जो है वो यूवी किरणें, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर छोड़ती है या आती हैं, उसकी जो किरणें हैं। मोतियाबिंद है वो नेत्र लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का परमाणुओं के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन और उसके यौगिकों के बीच उपयोग ईंधन, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? तो इसका कारण यह है कि जो कार्बन के जो यौगिक हैं उनको जब जलाते हैं तो अत्यधिक ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इनका जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कार्बन और उसके यौगिक हैं जब उन्हें जलाते हैं तो अत्यधिक ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए
प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आगे देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाएगी। यहाँ पर नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो जीव में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका। इसके बाद अगर मैं और जानकारी दूं इसमें, तो जो जनन कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जो दहक कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के बाहर की, उनमें समसूत्री विभाजन होता है। दहक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक लिखिए। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप याद कर लीजिएगा। पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। ग्राउंड कांच का 1.52, हीरे का 2.42, फ्रेंड कांच का 1.65 होता है। यहाँ पर क्रांतिक कोण भी दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो जूल होता है। इसके जो पीडीएफ में आपको जो प्रोवाइड किया गया है, इनके जो मात्रक, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, आपको सारे यहीं से आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें केवल आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आप देखते जाइए और आपने याद कर लीजिएगा। अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के उपयोग, आघात पर तथा तन्य का अर्थ समझाइए। जाइलम और फ्लोएम द्वारा पादप में कौन से पदार्थ का दहन होता है। तो जाइलम जो है वो जल का, और फ्लोएम फल मतलब भोजन का दहन करता है। जा से जल और फा से फल। रन के कार्य लिखिए। तो रन जो है वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। या आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। गेंगा रोग होता है इसकी कमी से, और भी कई सारी कमियां हैं वो दूर होती हैं। लैंगिक जनन के लाभ, तो लैंगिक जनन लाभकारी होता ही है। इसमें हमें जो आगे की संतति है उसे बढ़ाने के लिए। मेंडल के प्रभावता के नियम का आरेख द्वारा, तो इसमें आपको मेंडल की प्रभावता का जो आरेख है उसे बनाकर उसे बताना है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, आंखों का डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का निर्धारण करता है। व्यक्ति में किस प्रकार का दोष है। लेंस का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस बता रहा है, तो प्लस का मतलब है कि उत्तल लेंस की बात करी जा रही है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, कांच के फ्रेम की सहायता से प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो आप इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा। आपको इनमें से 100% 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप यहीं से याद भी कर सकते हैं। ये आपको 100% आपकी हेल्प करेंगे, हर एक, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।